ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं अभी। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था उस दिन कि एक्चुअली जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ड्यूटीज परफॉर्म कैसे होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कैसे होगा और कैसे माना जाएगा कि इसको किया गया, जो भी प्रॉमिसेस थे दोनों साइड के वे कैसे पूरे किए गए। हम लोगों ने ड्यूटीज ऑफ सेलर सारा कर लिया था इसमें, राइट। डिलीवर ऑफ गुड्स और कैरियर ऑफ गुड्स के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कैरियर को ऐसा माना जाएगा कि यू हैव गिवन एज इट इज सपोज टू बी गिवन टू द ओनर इटसेल्फ, ठीक है ना, बायर इटसेल्फ, लेकिन उसको जो भी रीजनेबल केयर रखने की जरूरत है वो इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, तब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, नहीं तो अभी भी जिम्मेदारी सेलर की हो जाएगी। सी रूट ट्रांजिट है, यानी कि अगर आप सी रूट से कुछ चीज ट्रांसमिट कर रहे, ट्रांसफर कर रहे एक जगह से दूसरे जगह, देन इन दैट कंडीशन इंश्योरेंस के लिए सलाह दे देना चाहिए, यू शुड सजेस्ट बायर, और अगर बायर करा लेता तो वेल एंड गुड, अगर बताने के बाद भी नहीं कराता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाती है। एंड द लास्ट वन टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो पूछो, ठीक है ना। बायर का राइट है गुड्स को एग्जामिन करने का, और सेलर को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए उसको। अरे सचिन तुम यहाँ आ गए आज, हाउ कम ना, पूरा मौका देना चाहिए, ठीक है, चेक करने का। द राइट्स ऑफ अ सेलर, सबसे पहले राइट टू रिसीव प्राइस, ठीक है ना। सेलर की अभी हम लोगों ने ड्यूटीज देखी, अब सेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या उनके अधिकार है, क्या क्या उनका राइट्स है। राइट टू रिसीव प्राइस अनलेस अदरवाइज अग्रीड, जब तक ये अग्रीड नहीं हो कि क्रेडिट पे दिया गया है या इंस्टॉलमेंट में दिया गया है या ईएमआई का है कुछ, तब तक क्या होगा, तब तक गुड्स दोनों कोलैटरल है ना, दोनों रेसिप्रोकल प्रोसेस है, देना और लेना, तो वो प्राइस concurrent condition ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। The seller has right to receive price of goods, ठीक है। नेक्स्ट है right to file suit for the price, ओके अगर अमाउंट concurrent इवेंट नहीं है, मतलब तुरंत नहीं देने वाला है, where under contract sale of goods of property of goods had passed to the buyer but the buyer wrongfully neglects to refuse the pay, क्रेडिट नहीं भरा, इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हैं या फिर पेमेंट देने से इनकार कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे राइट है सेलर का कि वो अपने पैसे के लिए स्यू कर सकता है कस्टमर को, बायर को, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर आपको टाइम दे करके मुझे ऑर्डर मिल गया है, मैंने ठीक है एडवांस पेमेंट थोड़ा सा है और बाकी हम आपको बाद में पे कर देंगे, और आपको कोई बनाने का ऑर्डर दे दिया है, यू प्रिपेयर्ड और यू मैनेज टू प्रोक्योर दैट पर्टिकुलर गुड्स फ्रॉम समवेयर एल्स, राइट, और अब जो कस्टमर है वो बोला कि नहीं मेरा तो काम हो गया, मुझे अब नहीं चाहिए, इन दैट कंडीशन यू कैन स्यू फॉर द डैमेजेस आल्सो, आपने अधिक प्राइस पे कहीं से लिया है, ठीक है ना, आपको जो भी डैमेजेस या नुकसान हुआ है उस ट्रांजेक्शन की वजह से, यू कैन क्लेम फ्रॉम द कस्टमर, राइट। Specific performance seller has right to a specific performance, specific performance का मतलब अगर कुछ specialized बताया गया है, ठीक है ना, अगर कुछ specific instructions है, ठीक है ना, अगर कुछ clear instructions दिया गया है तो seller उस instructions के हिसाब से काम करेगा, या फिर अगर seller ने कुछ instructions दिया जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था, एक मिनट, हाँ हम लोगों ने जैसे अभी देखा है कि मैंने आपको बताया था कि का खर्चा, वहां पे देने का खर्चा किसका हो जाता है, बायर का हो जाता है, ठीक है। एंड राइट टू रिसीव इंटरेस्ट बाय वे ऑफ स्पेशल डैमेज, ठीक है, सेलर हैज राइट टू रिकवर इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ऑफ प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर ऑफ द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑन विच प्राइस वाज पेएबल, यानी कि इतने तारीख तक का आपको फ्री में दिया था, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, 2 महीने के लिए 6 महीने के लिए आप ले जाइए और आप पेमेंट कर दीजिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद हम उस अमाउंट पे इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी म्यूचुअली अग्रीड टाइम पीरियड है क्रेडिट का, तब तक के लिए वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद क्या हो जाएगा उस पे, अगर इंटरेस्ट या पेमेंट नहीं हो रहा है तो ही कैन चार्ज इंटरेस्ट एज वेल, क्लियर, ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ बायर में आते हैं। सबसे पहले ड्यूटी होगा बायर का क्या, पे द प्राइस, जैसे डिलीवरी वहां पे है टू डिलीवर द गुड्स और विलिंगली, वैसे ही यहाँ पे होगा पे द प्राइस विलिंगली, ठीक है ना।
अपनी इच्छा से आप प्राइस देने के लिए तैयार रहिए, जो सामान आपने खरीदा है उसका पेमेंट आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है टू अप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी एक ड्यूटी होता है, क्योंकि जब आपको उसने सामान ट्रांसफर कर दिया, अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो आपको उसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम। मतलब ये एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी इम्प्लाइड कि जब हम ओनरशिप उनको डिलीवर कर देते हैं एज soon as we agreed on the terms and conditions, अब ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि डिलीवरी के लिए वो रिक्वेस्ट करे, यानी आपको कब चाहिए, कहाँ चाहिए, जो भी आपके हैं अपने स्पेशलाइजेशन, यू हैव टू रिक्वेस्ट, यू हैव टू से ऑल दिस थिंग्स। यानी एक्सप्रेस करने का किसका जिम्मेदारी है? बायर का। ठीक है, ये समझ में आया ये पॉइंट? हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी, राइट। Now, duty in case of delivery of wrongful quantity, हमको पता है wrongful quantity, मैं बताऊंगी नहीं, तुम लोग बताओ। wrongful quantity डिलीवर हो गया तो क्या ड्यूटी होगा कस्टमर का, बायर का? अगर वो एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो पेमेंट करेगा, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो वो रिजेक्शन के लिए वो सेलर को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, और कुछ? और तो कंडीशन भी था, वो भी कवर करना चाहते तो कर सकते हो। अगर गुड्स क्वांटिटी से कम डिलीवर हुआ है तो उसके लिए अगर वो इन्फॉर्म नहीं कर रहा है तो वो फुल पेमेंट करेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था। और अगर गुड्स नहीं, सॉरी, फुल पेमेंट वो नहीं करेगा, किसी केस में खुशी नहीं करेगा। अगर कम आया है तो कम का ही पेमेंट करेगा, लेकिन उसके पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन हमेशा रहता है, ठीक है ना। वो उतना नहीं करेगा जितना उसको कम दिया है बायर ने, तो वो ज्यादा का क्यों पे करेगा। पेमेंट हमेशा उतने का ही होगा जितना आपको भेजा गया है। क्वांटिटी ज्यादा आ गया है तब वो जितना क्वांटिटी उसके पास ज्यादा आया उसका पेमेंट वो करेगा। और अगर चाहे तो उसको जितना चाहिए उतना ही रखे, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को वो रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, यही है इसका। लेकिन रिजेक्शन के केस में इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, इसको बताने की जरूरत है, ऑनलाइन कोई स्टूडेंट नहीं समझ में आया, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूटी इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉन्गफुल क्वांटिटी। अभ्यास, संस्कार, सुजीत, किसी को और इसके समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, गुड। टू टेक रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन इन ट्रांजिट, देखा था हम लोगों ने, ठीक है ना। अगर आयरन रस्टेड हो जाता है या फिर नेचुरल किसी प्रॉब्लम के कारण सामान खराब हो जाता है, या ट्रांजिट में अगर कोई सामान है तो आप इंश्योर करा लीजिए, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। तो ड्यूटी है ये बायर का कि वो इस रिस्क को, इवन इफ द सेलर इज सेलिंग इट ऑन हिज ओन रिस्क, तब भी आप इसको, इस रिस्क को बेयर करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है। लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब आपकी बायर की क्या लायबिलिटी हो जाती है? ये ड्यूटी ही हुआ ना ये भी, व्हेन यू नेग्लेक्ट, रॉन्गफुली नेग्लेक्ट, ठीक है ना, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं डिलीवरी। व्हेन द सेलर रिक्वेस्ट्स द बायर टू टेक डिलीवरी एंड द बायर डज नॉट विद इन ए रीजनेबल टाइम एक्सेप्ट दोज डिलीवरी, ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस। उस वजह से अगर कोई नुकसान होता है सेलर का तो बायर बिकम्स लायबल, ठीक है ना। सेलर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपके पास सामान भेज दिया है, बट नाउ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिलीवरी, तो रीजनेबल टाइम के बाद, तो उसके कारण जो भी उसका नुकसान होगा वो किसको लेना पड़ेगा? सामान आ गया, सामान एज पर द स्पेसिफिकेशन है, एज पर द डिस्क्रिप्शन है, पर नहीं ले रहे तो वापसी का, कुरियर का चार्जेस आपको ही देना पड़ता है, राइट। ठीक है ना। सम ऑफ द अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम द बिल अमाउंट, रेस्ट ऑफ द अमाउंट गेट ट्रांसफर्ड अगेन टू योर अकाउंट। लेकिन कुछ ना कुछ डिडक्शन हो जाता है, हम देखते हैं। तो जो भी डैमेजेस या नुकसान होता है ये सेलर को फिर बेयर करना होता है, राइट। रॉन्गफुल रिफ्यूजल या नेग्लेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द डिलीवरी एंड आल्सो फॉर रीजनेबल चार्जेस, अगर उसके कारण कोई चार्ज केयर में, रख रखाव में, भेजने में, कैरियर को देने में कुछ चार्ज बेयर किया गया, तो वो चार्जेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? ये ड्यूटी है बायर की कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ठीक है। नाउ राइट्स ऑफ द बायर, क्या क्या बायर के राइट्स है? सबसे पहले रिसीव डिलीवरी टू टेक, ठीक है ना, प्राइस का डिलीवरी रिसीव करना, ये उसका राइट है। इन केस ऑफ डिलीवरी इन रॉन्गफुल क्वांटिटी को रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है।
राइट्स टू एग्जामिन द गुड्स, ठीक है। बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, ठीक है। अब रिजेक्टेड गुड्स को जाकर के रिटर्न करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये सेलर की ड्यूटी है कि वो उसको आकर रिसीव करेगा, लेकिन इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी है, ठीक है। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, मैंने उस समय बताया था जिस समय हम लोगों ने इसको नहीं डिस्कस किया था इस पॉइंट को, लेकिन आपको बताया था कि जो नॉन डिलीवरी, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए सेलर कैन स्यू या फिर डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है, और नॉन डिलीवरी के लिए बायर कर सकता है स्यू, ठीक है ना। हम आपके भरोसे रह गए, पूरा टाइम निकल गया और आपको डिलीवरी करना था, आपने डिलीवरी नहीं किया, तो जो भी मुझे ज्यादा दाम देकर के कहीं और से लेना, आई कैन स्यू फॉर दोज डैमेजेस, दोज एक्स्ट्रा चार्जेस। समझ में आया? तो बायर भी ये, बायर का भी राइट होता है कि नॉन डिलीवरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, या फिर उसको रॉन्गफुल रिफ्यूजल के लिए स्यू किया जा सकता है डैमेजेस के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ बायर क्या हो सकता है, इफ गुड्स आर ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन नेचर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड स्पेसिफिकली, ठीक है। जो जिस तरीके का इंस्ट्रक्शंस दिया गया फ्यूचर गुड्स है, ठीक है ना, या असर्टेन गुड्स, असर्टेन मतलब हमने ऑलरेडी आपको स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिक गुड्स का टाइप था असर्टेन गुड्स, ठीक है ना। तो जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो एज पर द स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिकेशन से वैरी करता है देन यू कैन रिफ्यूज द गुड्स टू एक्सेप्ट, और उस समय आपको वो डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में क्या होगा? ब्रीच ऑफ वारंटी आप लोग को मालूम है, याद है या भूल गए? ब्रीच ऑफ वारंटी मतलब वारंटी वायलेट हो गया, टूट गया, तो सुजय सुयश, यस, सुजय कोई है, दूसरे क्लास में है तो मैं वो नाम आ जाता है, यस, सुयश। वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में क्या होता है, बस मुझे ये आंसर चाहिए। सब लोग सोच के रखो क्योंकि ये किसी के ऊपर जा सकता है। डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। श्रेयस हो, जिससे पूछा उसको आंसर करने दो। याद, ठीक है, रखो रखो। अच्छा तुम बोलो सचिन, चलो सचिन बोल रहा है, तुम सुनो, बोलो। डैमेजेस के लिए, डैमेजेस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, ठीक है ना। अब फिर से वापस से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। दो स्पेशल स्टिपुलेशंस था, एक था वारंटी और एक था कंडीशन। कंडीशन के ब्रीच होने पे जो हमने एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस पढ़ा था, किसी भी एक कंडीशन का ब्रीच होता है तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट इज गेट रिवोक, ठीक है ना, कैंसल्ड पूरी। लेकिन अगर वारंटी ब्रीच होता है तो ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस पार्ट में प्रॉब्लम हुई है, जो भी पार्ट है उस वारंटी का, सिर्फ उसको रेक्टिफाई करके कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इन केस ऑफ रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर वारंटी ब्रीच होता है, इस केस में सेलर के पास रेमेडी है कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, सामान को रिप्लेस डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। बायर, अगर मैंने सेलर का तो कहता बायर, ठीक है ना, बायर के पास ये राइट है कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है ना, रिपेयर के लिए विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है ना, वो बोल सकता है, और उसको मेंटेनेंस का सर्विसिंग चार्ज या फिर जो आते हैं ठीक करने वाले, उनका कोई पेमेंट करने की उनको जरूरत नहीं है, राइट। ओनली दोज पार्ट गेट रेक्टिफाइड, द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट एज इट इज, राइट, ठीक है। Now next, sure for the damages for repudiation of the contract before due date, ठीक है। अगर ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया किसने, ठीक देने से पहले, जैसे हम लोग नॉन डिलीवरी वाला केस पढ़ा था, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। नॉन डिलीवरी के केस में आपने नॉन क्या किया था, डैमेजेस के लिए क्लेम किया था। एग्जैक्टली उसी तरह अगर ठीक डिलीवरी और ड्यू डेट से पहले वो मुकर जाए, देने से इनकार करते, where the seller repudiate the contract before the date of delivery, the buyer may adopt any of the following two courses। उसके पास अगेन दो ऑप्शन है। पहला क्या,
ठीक है, अगर आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, he may treat the contract is rescinded and sue the seller for damages. This is also known as damages for anticipatory breach. Anticipatory breach टर्म है, एंटिसिपेशन का मतलब, हाँ, एंटिसिपेटरी का मतलब अग्रिम भी होता है, ठीक है ना, अग्रिम समझ में आ रहा है। एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं, याद है, एंटिसिपेटरी बेल के लिए ना होता है, लीगल टर्म है ये। उसी तरह इसको एंटिसिपेटरी ब्रिज बोलते हैं। आप ये मान करके, यानी कि एक कस्टमर या एक बायर ये मान करके चल सकता है कि जो पेमेंट, जो सामान उसको डिलीवर करना था वो उसने नहीं किया, और ये एंटिसिपेटरी ब्रिज हो गया, यानी ड्यू डेट से पहले ही उसने कह दिया कि वो नहीं दे पाएगा, और आप इसके लिए उसको स्यू कर सकते हैं, एज वी हैव डन इट इन द अर्लियर केस, नॉन डिलीवरी के केस में। लेकिन आप इसको मान लीजिए कि डेट से पहले ये ब्रिज हो गया, एंटिसिपेटरी ब्रिज मान लीजिए। आप ये भी कर सकते कि आप फिर भी वेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ड्यू डेट तक देखते हैं कहीं उसने दे दिया, ठीक है ना। अगर वो आप ड्यू डेट तक वेट करते हैं कि कहीं उसने दे दिया, और अगर तब भी वो नहीं देता है, ठीक है ना, he may treat the contract as subsisting, वो अभी भी ये ट्रीट कर सकता है कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, जब तक कि डिलीवरी का डेट बचा हुआ है। द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स ओपन एट द रिस्क और द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज अभी रिस्क पे है, ठीक है ना। नहीं दिया तो बायर ने कहीं इंतजाम भी नहीं किया, रिस्क उसका भी है, और रिस्क सेलर का भी है कि हमने अभी तक नहीं दिया और वो अभी तक सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मान रहा है, ठीक है ना। इफ द सेलर सब्सिक्वेंटली चूज टू परफॉर्म, लेकिन सब सेलर को लगेगा चलो भाई कर ही देते हैं, ठीक है ना, हमने कहीं से मैनेज कर लिया, आप दे देते उसको, अगर वो परफॉर्म कर लेता है देन देयर विल बी नो डैमेजेस। इफ बायर thinks that the contract is still subsisting, then in that case he can wait till the date of delivery. If by the date of delivery seller fulfill his promises, then there will be no damages. You can then buyer can claim no damages, क्योंकि उसने आपको फिर भी दे दिया, समझ में आया। लेकिन अब अगर वो नहीं कर पाता, ठीक है ना, इफ द सेलर सब्सिक्वेंटली चूज टू परफॉर्म, अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो कोई डैमेजेस की बात नहीं आती है, ठीक है ना। सेल बायर कोई भी डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, अदरवाइज अगर नहीं करता है तो he shall be liable to damages assessed according to the prices on the day stipulated for delivery. उसके बाद जो डेट ऑफ डिलीवरी था और जिस डेट को उसने बाद में फ्यूचर में किसी और से लिया, उस दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, वो जो भी असेसमेंट होगा डिफरेंसेस का आएगा, वो उसके लिए क्लेम कर सकता है, ठीक है। यानी सिंपल है, दो कंडीशन है, या तो वो ये सीधा मान ले कि वो रिफ्यूज कर रहा है, यानी वो नहीं पे करेगा, एंड कंसीडरिंग इट एज एंटिसिपेटरी ब्रीच यू कैन स्यू फॉर द डैमेजेस, राइट। या फिर अगर आप थोड़ा और उदार हैं तो उसको थोड़ा और वक्त दीजिए, अगर उसने फुलफिल कर दिया तो जो पहला वाला राइट था आपका वो आपका खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन अगर उसने फुलफिल नहीं किया देन यू कैन अगेन स्यू फॉर द डैमेजेस, राइट, वट एवर द डिफरेंस इज। याद रहेगा ये दोनों पॉइंट, ठीक है। एंड आई थिंक ये लास्ट होगा सूट फॉर द इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट कैसे, इफ देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, सेलर के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है, बायर में रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस फॉर हिम, यानी कि आपने बोल करके नहीं दिया उस वजह, और मैंने आपको अपना एडवांस दे रखा था, ठीक है। देखो जहां ज्यादा अमाउंट एसोसिएटेड होता है वहां पे इंटरेस्ट का बात नॉर्मली आता है। तो मान लो कुछ महंगा मशीन खरीदना है, ठीक है ना, कमिंस का जनरेटर के लिए हमने दे दिया, काफी महंगा आता है जो कि बहुत ज्यादा हेवी लोड ले सकता है, राइट। अब उसके लिए हमने 2 लाख रुपए उसको दे रखा है, 2 महीना बाद भी डिलीवरी नहीं किया, तो क्या हम इंटरेस्ट क्यों नहीं क्लेम कर सकते, सिंपल। तो कोई स्पेसिफिक डैमेज या इंटरेस्ट के लिए कस्टमर भी बायर भी क्लेम कर सकता है, अगर वो चाहे तो, अगर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है उस केस में। क्लियर, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इतना ही है। चलो अभी कोई नया टॉपिक कवर कर लेते हैं, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी एक पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रूल्स हो गया, सेल्स हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बचा हुआ है ना। चलो क्या करें, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सा करें, जल्दी बोलो।
ओके, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो केस है वो टाइप ऑफ गुड्स के बेसिस पर है, ठीक है। शेयर दिख रहा है नया मैंने शेयर किया? यस मैम। पिछले नोट्स में कुछ पूछना है या अभी तक हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो भी पढ़ा कुछ पूछना है किसी को भी? ठीक है, मैं ये मानूं कि कुछ नहीं पूछना है, राइट? और निकिता आप म्यूट हो, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो अनम्यूट कर लो। मैम ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ही ना हुआ? या ये वही हुआ, प्रॉपर ट्रांसफर प्रॉपर्टी मतलब, ठीक है। चलो हम लोग इस पर आते हैं। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी विल डिपेंड अपॉन वेदर द गुड्स आर अनअसर्टेन्ड, असर्टेन्ड, स्पेसिफिक, ठीक है ना। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा किस चीज पर? हमने अभी भी आपको बताया था कि अगर फ्यूचर गुड्स है तो उसको प्रोक्योर करने की या उसको क्रिएट करने की या उसको मैन्युफैक्चर करने की अभी जरूरत है, तो इस केस में जो रीजनेबल टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, राइट। सिमिलरली जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ गुड्स की वो अनअसर्टेन्ड है, स्पेसिफिक है या असर्टेन्ड है, राइट। स्पेसिफिक है या फ्यूचर है या कॉन्टिंजेंट है, समझ में आया? ठीक है। नाउ इन the case of uncertain goods or future goods, future goods के केस में या uncertain goods के केस में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। नॉर्मली इसको सेक्शन 18 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिस्क्राइब किया गया है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर अनलेस अंटिल गुड्स आर असर्टेन। यानी कि जब तक आप गुड्स को असर्टेन नहीं कर लेंगे तब तक आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अनअसर्टेन गुड्स मतलब हमने आपके जजमेंट पे छोड़ दिया, राइट। आपको बोल दिया कि आप हमारे लिए जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसने बेस्ट सेलेक्ट कर लिया तो वो क्या हो गया और हमने उसको अग्री कर लिया, देन द असर्टेन गुड्स बिकम्स अनअसर्टेन गुड्स बिकम्स असर्टेन, राइट। वो फिर तो असर्टेन हो गया ना। तो जब तक वो असर्टेन नहीं होगा तब तक हम अपनी मर्जी से नहीं कुछ बेच सकते। हमने यानी कि सेलर ने, ठीक है, अपनी मर्जी से सामान को अलग किया, अब बायर को दिखाया और बायर अब स्पेसिफिक करा कि हाँ यही चाहिए, देन दैट बिकम असर्टेन और तब आप उसको डिलीवर कर सकते हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर सकते, ठीक है। नो प्रॉपर्टी पासेस टिल द गुड्स आर आइडेंटिफाइड और बिकम असर्टेन, जब तक कि वो सुनिश्चित ना कर ले कि ये कस्टमर को पसंद आ गया है या कस्टमर ने अपना कंसेंट दे दिया, तब तक आप उसको अनअसर्टेन गुड्स को नहीं ट्रांसफर कर सकते या फ्यूचर गुड्स को नहीं ट्रांसफर कर सकते। समझ में आया? ठीक है, ये एसेंशियल कंडीशन इसके लिए। एग्जांपल है, X agrees to sell Y 500 quintals of rice out of larger quantity lying in the X warehouse। X के warehouse में चाहे जितना भी किलो रखा हो, जितना भी क्विंटल चावल रखा हो, हमको कितना लेना है? 500 क्विंटल ही लेना है। हमने अग्री किया कि हम इस डेट को आपको पेमेंट दे देंगे और 500 क्विंटल्स ले लेंगे। When the required quantity is separated from the larger quantity, यानी कि जब तक वो 500 क्विंटल उसके लार्जर क्वांटिटी का हिस्सा है तब तक वो डिलीवर नहीं कर सकता है, राइट। तब तक वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। वो नहीं बोल सकता कि मेरे वेयर हाउस में आग लग गया तो आपका 500 किलो भी जल गया। नहीं, तुमने 500 किलो को क्या अलग किया था, अलग बोरी में रख करके मुझे दिखा दिया था कि आपका अलग कर दिया और मैंने क्या उसको उसी समय लेने से इनकार किया था, राइट। नहीं ना। तो जब तक इन्फॉर्म नहीं किया, जब तक असर्टेन नहीं किया, तब तक वो गुड्स, तब तक वो तुम्हारे पास ही है। अगर तब आग लगता है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। जब असर्टेन कर लिया, जब अग्रीड हो गए और अब हम लेना है हमें, फिर हमने कहा कि हमारी गाड़ी आ रही तब तक वेट करो, हाँ, और तब उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तब ये ट्रांसफर टू बायर माना जाएगा और तब ये नुकसान बायर का होगा। समझ में आया? यानी गुड्स जब तक सेपरेट नहीं किया गया है गोडाउन से तब तक वो ओनर का है, राइट। क्लियर? ठीक है, यही बोल रहा है। When the required quantity is separated from the larger quantity and the goods have been ascertained, ownership passes from the seller to the buyer। और जो भी रिस्क होता है ओनरशिप का वो तभी पास होगा। He can have the ownership of only 500 quintals of rice after the quantity of rice had been separated, यानी कि ascertained कर दिया उसको। क्लियर?
बल्क से छाट के हटा दिया, देन दैट बिकम्स अ सर्टेन गुड्स। यस सर। डीआरसीसी पेमेंट आप लोगों को किन का है? पेमेंट का क्या है प्रोसेस? फर्स्ट ईयर ओके, आगे आते भी, ठीक है, दैट वाज इंपॉर्टेंट, लेकिन आफ्टर दिस क्लास। ओके, नाउ सेकंड क्या है, इन केस ऑफ, ये समझ में आ गया अनसर्टेन केस के, अनसर्टेन गुड्स के केस में क्या होगा, कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगा, उसको असर्टेन करने के बाद, यानी उसको बल्क से सेपरेट करने के बाद, या फिर फ्यूचर गुड से तो क्रिएट करके उसको दिखा देना कि आपका सामान आ गया है, और उसको आइडेंटिफाई करा लेना, राइट, असर्टेन करा लेना। उसके बाद वो किसका प्रॉपर्टी हो जाएगा, देन ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर। सेकंड है इन केस ऑफ असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स, इसमें क्या होगा, व्हेन गुड्स आर स्पेसिफिक और असर्टेन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ठीक है ना, अब इंटेंशन ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या हो गया कि आप कब डिलीवर करना चाहते हैं, हम कब एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस इंटेंशन हो सकता है, इम्प्लाइड इंटेंशन हो सकता है, राइट। In case of ascertaining the goods intention of the parties, terms of the contract, conduct of the parties and circumstances, these are important thing। ये चारों चीज important है। intention क्या है, conduct क्या है, मतलब parties का behavior, conduct उसने क्या ले लिया, उसने क्या use करना शुरू कर दिया, तो ownership ट्रांसफर, पता है ना, इवन इफ एक्सेप्टेंस नहीं है, पेमेंट नहीं किया, पर यूज करना शुरू कर दिया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। सर्कमस्टांसेस क्या है, ये और टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करेगा। पहले एक्सप्रेस इंटेंशन क्या है, द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अग्री दैट द प्रॉपर्टी विल पास ऑन पेमेंट और ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल, और इन केस ऑफ एन एक्शन ऑफ अ बिल, और इन केस ऑफ ऑक्शन सेल, ऑक्शन ऑफ बिल और ऑक्शन के सेल के समय में क्या चीज होता है, फॉलिंग ऑफ द हैमर, है ना, थर्ड 3 टाइम्स फॉलिंग होता है, जो थर्ड हैमर होता है फॉलिंग, दैट विल बी क्रिएटेड एज कि कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो गया, राइट। नाउ एक्सप्रेस इंटेंशंस, मैंने बोला कि पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्री, क्या क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी कब पास करेगा, बायर बोलेगा भाई हम क्रेडिट पे नहीं देंगे, सब पैसा दे दोगे तभी लेंगे, तो आफ्टर द पेमेंट, ठीक है, पेमेंट इज नॉट एसेंशियल, लेकिन agreement is essential, right ना। if he does not agree to give you anything on credit, then आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि ये टर्म नहीं है, ये essential नहीं है, नहीं। ये अगर mutually parties are agreeing on any point, then that is okay, ठीक है ना, in case of sales of goods, right। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट की पेमेंट के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होगा, तो पेमेंट तक बायर का वो सामान होगा, राइट, ठीक है। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ए बिल, हमारा ओनरशिप पेमेंट नहीं भी हो गया, लेकिन इफ यू एक्सेप्ट द बिल, हमने आपको बिल काट के दे दिया और आपने रख लिया, यू एक्सेप्टेड द बिल, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया बायर के पास। समझ में आया, बिल काट के दे दिया सेलर ने, और एंड द बायर एक्सेप्टेड द बिल, पेमेंट वो फ्यूचर डेट में करेगा। बिल एक्सेप्ट कर लिया यानी उसने सामान एक्सेप्ट कर लिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उसका हो गया, राइट, समझ में आ रहा है। एंड थर्ड, इन केस ऑफ ऑक्शन ऑफ अ बिल, ठीक है ना, इन केस ऑफ एन ऑक्शन ऑफ अ बिल और इन केस ऑफ ऑक्शन ऑफ सेल, अगर किसी बिल का या किसी सेल का हम ऑक्शन कर रहे हैं, तो उसमें उस केस में फॉलिंग डाउन ऑफ द हैमर बिकम द कंडीशन, राइट। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप उससे पहले मना कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बाइंडिंग माना जाएगा, ठीक है ना, बायर एंड सेलर के बीच में। रूल्स रिगार्डिंग पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या क्या रूल्स है प्रॉपर्टी को यानी ओनरशिप को एक सेलर से बायर के पास ट्रांसफर करने के लिए। व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, यानी बिना पैकिंग किए हुए आप गुड्स को कहीं सेंड कर सकते हैं, राइट, बिना असर्टेन किए हुए नहीं बेच सकते। एक बोरी चीनी है लेकिन हमको 2 किलो ही लेना है, तो जब तक 2 किलो उसने अलग से पैक नहीं कर दिया तब तक वो मुझे नहीं दे सकता है, राइट। डिलीवरेबल स्टेट मीन्स दे आर इन सच स्टेट दैट बायर वुड बी बाउंड टू टेक डिलीवरी, ठीक है ना। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है पैकेजिंग हो चुका है, ठीक है ना, तैयार कर दिया गया है चीजों को आपके हिसाब से, तब आप नहीं मना कर सकते कि आप नहीं लेंगे। डिलीवरेबल स्टेट तक, मान लो हमने 1000 बैरल ऑयल को ऑर्डर किया है, ठीक है ना, तो आपके ऑयल के कुएं में, आपके ऑयल के कुएं में, वेल में, चाहे जितना भी तेल हो, हमको उससे नहीं मतलब है, जब तक हमारा पार्ट सेपरेट होकर के अलग बैरल में या गैलन्स में नहीं अलग कर दिया जाएगा, तब तक ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होगा, राइट।
तो डिलीवरेबल स्टेट में भेजने के लिए उसका पैकिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। अनकंडीशनल सेल डिलीवरेबल गुड्स, ए अनकंडीशनल सेल। दूसरा अनकंडीशनल सेल मतलब जहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। डिलीवरेबल गुड्स यानी रेडी टू बी डिलीवर्ड, एंड स्पेसिफिक गुड्स के केस में गुड्स आर असर्टेन, गुड्स आर स्पेशलाइज्ड, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर या फिर जो भी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल, अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो क्या होगा? When goods are not in deliverable state and seller is required to do something to put it into deliverable state, goods अभी deliverable state में नहीं है, हम सीधा आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते, और सेलर को अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको डिलीवरेबल स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए। ओनरशिप पासेस ओनली व्हेन सच थिंग्स हैव बीन डन बाय द सेलर, ठीक है। और उसके बाद आप बायर को नोटिस कर दीजिए कि हमने आपका सामान आपके हिसाब से पैक कर दिया है। समथिंग एक्ट लाइक, अब समथिंग ये क्या क्या हो सकता है? अभी कहा ना हमने कि डिलीवरेबल स्टेट के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है इसको सेलर को। ये कुछ ना कुछ क्या हो सकता है? कहीं से कलेक्ट करना, ठीक है ना। अगर वो जमीन से जुड़ा हुआ सामान है तो उसको सीवर करना, डिटैच करना, ठीक है। जैसे अगर वो अनाज है, क्रॉप है तो काटना, ठीक है ना, थ्रेसिंग कराना, पैकिंग कराना। देन अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन है तो पैकिंग ऑफ द गुड्स एंड फिलिंग गुड्स इन कंटेनर, तेल के केस में कंटेनर में ट्रांसफर करना, कोई दूसरा गुड्स है तो उसका पैकेजिंग करना, या फिर अगर उसको डिटैच करने की जरूरत है तो सर्विंग करना, यानी कि उसको सीवर करना, निकालना, एंड कलेक्टिंग द गुड्स यानी कहीं और से आपको कलेक्ट करके देना है, प्रोक्योर करके देना है, राइट। तो ये जो समथिंग है ये चारों में से कुछ भी हो सकता है जो करने के बाद ही गुड्स में ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो सकता है। इसका एक केस है रग वर्सेस मिनेट, द होल ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सिस्टर्न आइल, सेम केस, ठीक है ना। were sold and the seller had to put the oil in casks to be delivered. Casks again वही उसका जो बैरल होता है, ठीक है ना, उसमें उसको ट्रांसफर करके पूरा का पूरा जो उसका लॉट है वो उस तरह से ट्रांसफर करके भेजना है। उससे पहले क्या हो गया? मान लो कि आग लग गई वहां पे। The court held that the property did not pass till the cistern oil was actually put into the cases. जब तक वो कास्क में या केसेस में नहीं पैक हुआ था तब तक ये माना जाएगा कि ये तो सेलर का ही था, क्योंकि उसने उसको अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं लाया था। तो जो भी क्षति हुआ वो किसका हुआ? सेलर का हुआ। नेक्स्ट पे चले, ये समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट, व्हेन गुड्स हैव टू बी मेजर्ड और टेस्टेड, जब गुड्स को मेजर करने की, नापने तोलने, ठीक है ना, या टेस्ट करने की जरूरत है। व्हेन द स्पेसिफिक, जांच करने की, टेस्ट मतलब जांच करना। व्हेन द स्पेसिफिक गुड्स आर डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है बट द सेलर इज बाउंड टू वे, मेजर, टेस्ट और डू समथिंग अदर देन फॉर असर्टेनिंग द प्राइस, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत है उसको। मतलब ठीक है डिलीवरेबल स्टेट में है, पैकेजिंग वगैरह हो गया, लेकिन अभी क्या करना? अभी कुछ ना कुछ करना है, तौलना है, ठीक है ना, नापना है। हाँ क्या? गुड्स को एग्जामिन करना है। गुड्स एग्जामिन करने के बाद ही वो डिलीवरेबल स्टेट में जाएगा, असर्टेन हो जाएगा। तौलते हैं ना हम, ठीक है ना, अभी तौलना बाकी है, ठीक है ना। असर्टेन हो गया है, हमने पैकेजिंग कर लिया, लेकिन हम आपको तौल कर दिखा देते हैं। या मेजर करना, अगर मापने वाला कुछ है तो हम उसको मेजर करते हैं। अगर टेस्ट करना है, ठीक है ना, उसका क्वालिटी टेस्ट करना है, ठीक है ना, अगर जरूरत है कि टेस्ट करके आप दे तो फिर टेस्ट करना, या फिर जो भी ऐसा करना है जो प्राइस को फिक्स करने के लिए जरूरी है, ठीक है ना, कितना किलो ट्रांसफर किया, उसी बेसिस पे प्राइस कैलकुलेट होगा। तो प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए अगर मेजर करना, तेल को मापा जाएगा, राइट। कोई चीज हम लेंगे, अगर मेजरमेंट के कपड़े हम मेजरमेंट के बेसिस पे लेते हैं, इतना मीटर इतना सेंटीमीटर, तो उसको उस हिसाब से प्राइस को असर्टेन करेंगे। वे करने की जरूरत है तो वे करेंगे। तो इन सब चीजों को करने के बाद ही हम प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन ओनली द ओनरशिप डज नॉट पास टिल सच एक्ट और थिंग्स इज डन। जब तक ये मापा, तौला या टेस्ट नहीं किया जा चुका है तब तक आप ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर सकते, इवन इफ द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है ना। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो भी अगर उसको नापना, जोखना, जांचना अगर बाकी है तो आप ये करने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। द ओनरशिप डज नॉट पास टिल सच एक्ट और थिंग्स इज डन और द परचेजर हैज, इसके बाद बायर को नोटिस देना भी जरूरी है,
ठीक है ना। आपने ये करने के बाद बायर को नोटिफाई कर दिया कि वी हैव डन एवरीथिंग, नाउ यू कैन टेक योर थिंग्स, राइट। लाइक X द ओनर ऑफ वैगन ऑफ कोल, ठीक है ना, कोल माइंस की बात हो रही है वहां पे। X जो है वो उसका ओनर है, कॉन्ट्रैक्ट सेल इट टू Y को से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि हम बेचेंगे आपको। इट वाज टू बी वेड एंड डिलीवर एज 2000 पर टन, यानी पर टन क्या प्राइस फिक्स किया गया है 2000, राइट। 2000 रुपीज पर टन हम प्राइस X को देगा। Y agrees to take and pay for it, ठीक है ना। Y अग्री करता है कि हाँ मैं 2000 पर टन के हिसाब से ले लूंगा और आपको पे भी कर दूंगा। पार्ट इज वेड एंड डिलीवर्ड, ठीक है ना, उसमें से जितना पार्ट है, सर्टेन पार्ट मान लो 1000 टन था, ठीक है ना, तो 500 टन या फिर जो भी पार्ट था, पार्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर थिंग्स हैज बीन वेड, तौला भी जा चुका है और डिलीवर्ड भी किया जा चुका है। द ओनरशिप ऑफ द रेस्ट इज नॉट ट्रांसफर्ड, अभी तक 1000 टन में 500 टन ही आपने तौल करके उसको डिलीवर किया, तो वो 500 चला गया, उसका ओनर बायर हो गया, लेकिन जो रेस्ट अभी और बचा हुआ है वो नहीं किया गया। और उस बीच में अगर कोई भी नुकसान होता है कोल वैगन ओनर को, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, X की हो जाएगी। Y is only responsible for those specified which had already been weighed and delivered, right? Clear? ठीक। In case of, समझ में आ रहा है? In case of unascertain goods, ownership passes to buyer only when the goods have been appropriated, मतलब ascertained, appropriated by the seller or the buyer. Appropriation means putting the goods into boxes or bags or bottles or with suitable containers with the assets of the buyer. यानी कि आपने क्या किया, उसको अलग करके जो भी suitable पैकिंग का तरीका था उसको आपने उचित तरीके से ट्रांसफर कर दिया। दैट बिकम्स अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स। अगर बॉटल में रखना है, अगर कंटेनर में रखना है, अगर बॉक्सेस में रखना है, जहां कहीं भी उसको जिस तरीके से भी आपको पैकेजिंग करना वो आपने कर दिया, तो फिर वो डिलीवरेबल स्टेट में चला गया और ओनरशिप देन पासेस टू द बायर, ठीक है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अब इसका क्या मतलब है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस, मतलब हम दे देते हैं ना कि जाइए भाई ले जाइए, पसंद आएगा तो रखिएगा, नहीं तो रिटर्न कर दीजिएगा। अगर अप्रूवल के लिए आपको कुछ सामान भेजा गया है या फिर हम आपको पहले ही बोले कि नहीं मर्जी होगी तो आप 1 हफ्ते में मुझे रिटर्न कर सकते हैं, उस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, राइट। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, आप रख भी सकते हैं, आप वापस कर भी सकते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर, फिर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगा, पहला कंडीशन व्हेन द बायर सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस ऑफ, ठीक है, जब बायर एक्सेप्ट कर लेता है और बता देता है सेलर को वी एक्सेप्टेड द एवरीथिंग, राइट, तो फिर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। आपने अप्रूवल दे दिया, कंसेंट दे दिया या फिर एक्सेप्टेंस को जाहिर कर दिया सेलर के पास। व्हेन बायर डज एनी अदर एक्ट, अगर बायर क्या करता है, नहीं इन्फॉर्म करता है, अप्रूवल नहीं देता, कंसेंट नहीं देता, लेकिन यूज करना शुरू कर देता है, यानी कि सेलर के ओनरशिप को आपने इंटरफेयर किया, राइट। आप बीच में आकर के खुद ओनर जैसा बिहेव कर रहे हैं, आपने उसको कहीं बेच दिया, राइट, आप उसको यूज कर रहे हैं, आपने उसको कहीं बेल कर दिया, यानी ओनरशिप का जो राइट उसको आपने इन्फ्रिंज किया, राइट, बायर ने इन्फ्रिंज किया सेलर के ओनरशिप को, देन द सेलरशिप ट्रांसफर्स टू यू, राइट। समझ में आ गया। इस केस में भी और तीसरा है, इफ द बायर डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस बट रिटेन्स द गुड विदाउट गिविंग एनी नोटिस ऑफ रिजेक्शन, तीनों ही केस, एक्सेप्टेंस दे दिया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, एक्सेप्टेंस नहीं दिया बट यू स्टार्ट यूजिंग इट और बेलिंग इट और सम अदर पर्पस, तो फिर ये आपका हो गया। और आपने ना एक्सेप्ट किया ना यूज किया, लेकिन रिजेक्शन का नोटिस नहीं दिया सेलर को, तो भी वो अस्यूम कर सकता है चलो भाई भूल गए होंगे बताना, उन्होंने लगता है रख लिया, ठीक है। then the ownership is transferred from the seller to the buyer if you forgets to inform about the rejection of the goods. clear ठीक। ये केस है वही सेल ऑन रिटर्न बेसिस का। द बायर ऑफ अ हॉर्स on sale or return term had 8 days in which to return the horse. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, केसेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने रखा भी है मैक्सिमम केसेस को। 8 दिन का टाइम मिला था किसको, बायर को,
कि भाई तुम ले जाओ, 8 दिन इसको यूज करके देख लो, और फिर अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम ये मुझे वापस रिटर्न कर सकते हो। 6ठे दिन के बाद वो घोड़ा मर गया, तो किसका नुकसान हो गया? सेलर का नुकसान हो गया, क्योंकि अभी भी ओनरशिप आपने नहीं दिया था। आपने 8 दिन का टाइम दिया था उसको चेक करने का कि तुम देख लो, पसंद आए तो रखना, नहीं तो दे देना, ठीक है। विद इन 8 डेज अगर मर जाता है तो नुकसान सेलर का, और अगर 8 दिन बाद 9वें दिन मरता है तो नुकसान बायर का, क्योंकि आपने बताया नहीं कि मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं वापस लेने नहीं आया, और अब मरा तो नुकसान बायर का है। या यस, ज्यादातर केसेस फॉरेन का ही रहता है। हाँ, ज्यादातर केसेस फॉरेन के ही है सर, बिल्कुल बोल रहे हो। पर ये केसेस आपको समझाने के लिए, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इंडियन केसेस नहीं है, जो मेंशन है बुक्स में वो ज्यादातर फॉरेन केसेस है। लेकिन हमने कितनी बार तो दिया है, कितना सारा अपने यहाँ लोकल नेम भी आया है। अब नाम बताओ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादातर वो नाम आए होंगे। तुम लोग को केसेस पढ़ाते थे सर या नहीं? These are very important। हाँ, ये एग्जाम्पल्स से केसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केसेस आंसर में मेंशन करोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे सेक्शंस बहुत एक तरह से क्या हुआ कि ब्यूटीफाइंग योर आंसर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसको अच्छा बना देता है। उसी तरह से केसेस भी मेंशन करोगे। अगर यू कैन राइट ABC, ठीक है ना, उस तरीके से अगर नहीं केस याद है तो आप एग्जाम्पल में चल जा सकते हो, लेकिन आपको अगर केसेस याद है तो अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, वो रेफरेंसेस ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है जिसमें इंडियन नाम है बलबीर सिंह, तो क्या क्या बहुत सारा, मुझे याद नहीं आता है कौन बाई करके है, बहुत सारा है केसेस। मैं तो केसेस देती हूँ क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग भी लगता है, और मुझे लगता है इट्स लाइक अ स्टोरी जो आपको याद रहेगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे हमने ये स्टोरी सुना था, ठीक है। एंड स्टोरी आर हेल्पफुल इन रिमेम्बरिंग थिंग्स, ठीक है ना, चीजें भूल जाते हैं लेकिन स्टोरीज याद रहते हैं, तो इसीलिए मैं केसेस बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये भी टॉपिक खत्म हो गया। मैंने कहा था ना, इसके बाद जो पहला नोट्स, उसके बाद का जो भी टॉपिक है सब बहुत शॉर्ट है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी समझ में आ गया, असर्टेन गुड्स के केस में, स्पेसिफिक गुड्स के केस में, अनअसर्टेन गुड्स के केस में, फ्यूचर गुड्स के केस में, राइट। हर गुड्स पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उसको ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ क्या जो एक बचा है ट्रांसफर, वो भी खत्म ही कर ले, बोलो। मैंने सारा नोट्स ऐसे भी भेज ही दिया है, क्या करना है? मैम दीजिए, आज रहने दे। यस मैम। ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं, एक मिनट। संस्कार ने आधे से ज्यादा क्लास में अपना वीडियो ऑफ रखा था, ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने ध्यान दिया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ओपन था आज, लेकिन फिर भी अभी भी प्रेरणा एंड दिव्या इनका ऑफ है। अच्छा, प्रेरणा और दिव्या का अभी भी ऑफ है। चलो ठीक है, अभी मोस्टली आई डन, मेघा सिन्हा हैज स्टिल नॉट डन। चलो मैं अटेंडेंस बना लेती हूँ। क्या किसका नहीं भेजे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, 1-2 बार चला गया, ठीक है, मैं भेज देती हूँ, एक सेकंड। दो बार आ गया एक, ओके ठीक, हो सकता है। लेट मी चेक, मैंने खुद को ट्रांसफर किया था कि ठीक है। अब हम लोगों का एक कुछ बचा है ना, आई थिंक राइट्स ऑफ अनपेड सेलर बचा है, ठीक है। अनपेड सेलर का क्या मतलब समझ में आता है? सेलर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर रह गया है, भेज दिया, अब सब भेज दिया, ओके। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर से क्या समझ में आता है? ये बाकी रह गया हम लोग का। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या समझ में आता है इससे?